Okay, so I will present you today's lecture. So today's lecture is, I think, lecture number 30. Okay, and so अपनी स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ये क्लोर एल्कली इंडस्ट्री का है लेक्चर। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस फॉर क्लोरीन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं क्लोर एल्कली इंडस्ट्री का टॉपिक है और पेज नंबर है 199। तो ड्राइडन में आप लोग पेज नंबर 199 आप लोग देख सकते हैं। और सो ये आपका आप फ्लोशीट देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस फॉर क्लोरीन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन। तो पहले मैं ऐसे ही ब्रीफ में आपको बता देता हूँ एक फ्लोशीट कि क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बाकी डिटेल में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्राइन के साथ आ रहा है आपका। ओके, तो बेसिकली आपका जो ब्राइन होता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आपको मेनली ब्राइन ही आपका रॉ मटेरियल है और दूसरा आपका वाटर होता है, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं और आपको मिलता है NaOH और Cl2। और दोनों जो सेल हैं आपके, दो सेल देख सकते हैं आप अपने इसमें फ्लोशीट में, एक डायफ्राम सेल है और एक मरकरी सेल है। ओके, तो दो सेल हैं, दोनों में आपको देख रहे हैं, आपको ऊपर से क्लोरीन निकल रहा है और वेट क्लोरीन जा रहा है आपका। तो दोनों सेल, एक नीचे सेल है और एक ऊपर सेल है, तो दोनों सेल में से एक तो क्लोरीन निकलेगा आपका और एक NaOH निकलेगा। ओके, और हाइड्रोजन आपका साइड में से निकल रहा है और NaOH आपका निकलेगा। तो NaOH जो मेन स्ट्रीम है NaOH की, वो आप फिर मल्टीपल इवेपोरेटर में भेजेंगे, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में, और आपको 50% कॉस्टिक मिलेगा फॉर प्यूरिफिकेशन एंड और कंसंट्रेशन। ओके, देन आप जो आपका बचा हुआ मटेरियल है NaCl, और उसको आप सेंट्रीफ्यूज में भेजेंगे, सॉल्ट सैचुरेटर में भेजेंगे, और उधर से डिप्लीटेड ब्राइन आएगा नीचे से, और फिर से आप उसको मरकरी सेल में भेजेंगे। तो पहले आप डायफ्राम सेल में भेजेंगे और फिर आप मरकरी सेल में भेजेंगे, और डायफ्राम सेल से आपको मिलेगा जो वो आप मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में भेजेंगे, वो आपको 50% कॉस्टिक मिलेगा। ओके, 50% कॉस्टिक फॉर प्यूरिफिकेशन एंड और कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आपका डायफ्राम सेल से आपको 50% कॉस्टिक मिल रहा है, और आपको मरकरी सेल से नीचे देख सकते हैं आपको 70% मिल रहा है कॉस्टिक फॉर डायरेक्ट सेल और कंसंट्रेशन। और जो क्लोरीन है वो भी आप ले रहे हैं, क्लोरीन को आप जो है एक ड्रायर में भेज रहे हैं, और आपको H2SO4 के साथ ड्राई कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट है आपका, और आप फिर उसको लिक्विड Cl2 टू स्टोरेज भेज रहे हैं। तो ये -30 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, और आप फिर फाइनली लिक्विड Cl2 टू स्टोरेज भेज रहे हैं। तो 50% कॉस्टिक मिल रहा है आपको, 70% कॉस्टिक मिल रहा है, और लिक्विड Cl2 टू स्टोरेज मिल रहा है। और दो सेल हैं आपके, डायफ्राम सेल है और एक मरकरी सेल है। बेसिकली यही आपका मेन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस हैं आपके, डायफ्राम सेल एंड मरकरी सेल। ओके, और आपको इस तरह से आपको कॉस्टिक मिल रहा है और आपको Cl2 मिल रहा है। सो so this way you are getting the caustic and liquid Cl2. ओके, एंड तो ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया है आपका। और
ब्रीफ आपको एक बता दिया मैंने। अब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, पूरा बुक से जो मैं आपको रीड करता हूँ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और वो सब हम लोग इसमें रीड करेंगे। तो आज हम लोग पेज नंबर आप लोग 194 पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन कॉस्टिक सोडा। So these two chemicals are being discussed in combination as they are produced as co-products in the electrolysis of brine. Okay, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, ब्राइन की इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ब्राइन आपका जो होता है वो होता है NaCl का सॉल्यूशन होता है ब्राइन। So this process accounts for 80% of caustic soda and greater than 95% of chlorine production in India. तो बेसिकली इंडिया में ज्यादातर 80% जो है कॉस्टिक सोडा यहीं से बनता है और 95% क्लोरीन यहीं से बनती है। ठीक है। फिर पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन की। मॉलिक्यूलर वेट 70.9, मेल्टिंग पॉइंट -101.6, बॉइलिंग पॉइंट -34.6, and liquefaction point is given, and it is a toxic gas, and grades इसके टेक्निकल ग्रेड होता है। तो ये इसकी पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज है। देन पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। molecular weight is 40, boiling point is 1390 degree Celsius, melting point is 318, and it is very soluble in water with high exothermic heat of solution. And grades है इसके available in solid form of flakes, granules, sticks, lumps, pellets, and aqueous solution. And purity of solid forms ranges from 60% Na2O to 76% Na2O. तो ये इसकी आपकी पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज, आपको जस्ट आपको क्या मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन पैटर्न। एंड तो caustic soda had previously been solely manufactured by lime soda ash process, which is gradually being replaced. तो पहले जो caustic soda बनता था वो lime soda ash process से बनता था, जो कि अब जो है रिप्लेस हो रहा है। caustic soda आपका NaOH होता है। एंड तो आपके दो सेल होते हैं और ये आपका 1883 से 1893 तक आपका डेवलपमेंट हुआ है इसमें। और first plant in USA was built in 1893 in New York, और 1892 में इंडस्ट्री के लिए यूज हुआ था। और एक लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो काफी डोमिनेंट रहा था 1940s तक। एंड अब जो है इस प्रोसेस को यूज नहीं करते हैं हम लोग। लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो अभी यूज नहीं होता है। तो लाइम सोडा प्रोसेस एक आपका दूसरा पुराना प्रोसेस था, वो अभी यूज नहीं होता है। अब हम लोग का यही इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ही ज्यादा यूज होता है। एंड मर्करी प्रोसेस, डायफ्राम प्रोसेस। तो ये आपका देन आपको एक टेबल दिया हुआ है, क्लोरीन यूसेज का दिया हुआ है, क्लोरीन यूसेज पैटर्न दिया हुआ है। क्लोरीन आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। okay. तो मोस्टली आपका पल्प एंड पीवीसी, पल्प एंड पेपर पीवीसी, पैराफिन वैक्स, इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मिसलेनियस, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल्स। तो इतनी जगह आपका क्लोरीन यूज होता है और ईयर्स के साथ आपका दिया हुआ है कि कहां पर कितना यूसेज होता है। और क्लोरीन की आपको डिमांड दी हुई है, प्रोजेक्टेड डिमांड इन यूएसए। तो पीवीसी मेनली यूएसए में पीवीसी के लिए यूज होता है। और कॉस्टिक सोडा की डिमांड दी हुई है।
और इंडियन कॉस्टिक सोडा डिमांड दी है, वर्ल्ड कॉस्टिक सोडा डिमांड दी हुई है। तो मेनली पेपर पल्प, पेपर के लिए यूज होता है, केमिकल्स के लिए यूज होता है। तो ये आपका इस तरह से यूज होता है। और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो पहले जो होता है 1853 तक जो है वो लाइन कॉस्टिसाइजेशन मेथड यूज होता था। उसमें आप लोग Na2CO3 और COH होल्टवाइज को रिएक्शन करते थे और आपका NaOH और CaCO3 आपको मिलता था। तो ये आपका लाइन कॉस्टिसाइजेशन कहते थे आपको। तो पहले ये प्रोसेस आपका यूज होता था जहां आप Na2CO3 और COH होल्टवाइज को रिएक्शन करते थे। और 1980s up to the beginning of 1980s, the chlorine production of a region was an indicator of the strength of its chemical industry. Since the evolution of chlorine production paralleled that of the total chemical production, and chlorine production appears to have reached the zenith of its growth or even in its decline. Okay. तो क्लोरीन 1980s में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका केमिकल होता था। और नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन सी प्रोसेसेस से आपका ये हम लोग बनाते हैं क्लोरीन कॉस्टिक सोडा। तो तो आपका पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आपने देखा होगा एक हाइड्रोजन भी हम लोग का साइड से निकल रहा था। तो ये हम लोग अभी करेंगे। और डायफ्राम, दो सेल हम लोग ने इसमें देखे थे, एक डायफ्राम सेल देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक मर्करी इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा था। तो डायफ्राम इलेक्ट्रोलिटिक सेल से आपका 10 to 12% कॉस्टिक मिलता है खाली आपको, जिसको हम लोग मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में भेज के 50% करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और दूसरा है मर्करी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसमें आपको डायरेक्टली 70% कॉस्टिक मिलता है। तो ऊपर और नीचे दो सेल आप देख सकते हैं, एक आपका डायफ्राम सेल है और दूसरा आपका मर्करी सेल है। तो डायफ्राम सेल से खाली आपको 10% मिलता है, जिसको आपकी मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में भेज के आप कंसंट्रेट करते हैं 50%। ओके, तो नीचे से आपको जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है उधर आपको NaOH मिलता है, फ्लोशीट में आप लोग देख सकते हैं। और क्लोरीन आपको मिलता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है आपका। and chlorine processes with और भी प्रोसेसेस होती हैं, क्लोरीन प्रोसेस विद को प्रोडक्ट्स एंड HCl air oxidation with Fe2O3 catalyst, HCl air Cl2 oxychlorination process, HNO3 NaCl air process। तो और भी क्लोरीन की काफी प्रोसेस होती हैं। और NaOH की एक प्रोसेस होती है जो हम लोगों ने बताया, Na2CO3 और COH होल्टवाइज प्रोसेस होती थी, लेकिन अब ये प्रोसेस यूज नहीं होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में बेसिकली आप लोग दो सेल रिएक्शंस आप लोग पहले देख लीजिए क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए दोनों सेल में कौन कौन सा आपका रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। तो एक आपका डायफ्राम सेल है और दूसरा आपका मरकरी सेल है। और डायफ्राम सेल में आप देख सकते हैं दो रिएक्शन आपके दो होते हैं। आपको एनोड पे Cl2 मिलता है और कैथोड पे NaOH मिलता है। तो दोनों जगह यही आप देख सकते हैं। और जबकि एक आपको मरकरी सेल में आपको डिन्यूडिंग करना पड़ता है, तब आपको NaOH मिलता है। तो आप देख सकते हैं मरकरी सेल में, सेल के बाद एक
डिन्यूटिंग टॉवर लगा हुआ है, तो उससे आपको NaOH मिलता है। तो ये बेसिकली दो रिएक्शन है, और ओवरऑल रिएक्शन आपका है NaCl और H2O के साथ आपको NaOH मिलता है, और H2 मिलता है, और Cl2 मिलता है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। तो देख सकते हैं आपको NaCl हो रहा है, और आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है क्लोरीन मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, और H2 मिल रहा है। देन raw materials. Raw material is purified solution of 10 to 15% NaCl or solid salt depending on the type of electrolysis cell used, or minor quantities of Na2CO3 and NaOH for salt purification and H2SO4 for Cl2 drying are required. तो आप देख सकते हैं H2SO4 भी लग रहा है उसमें Cl2 की ड्राइंग के लिए, और Na2CO3 होता है वो आप लोग प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। Na2CO3 आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ब्राइन प्यूरिफायर में Na2CO3 पुट कर रहे हैं, तो Na2CO3 जो होता है वो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। देन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, basis is 1 ton Cl2 and 1.15 tons NaOH, 98%, and 283 Newton meter cube of H2. And salt is 1.3 tons, and soda ash is 26 kg. Sulfuric acid and sodium hydroxide, graphite and mercury, steam, electricity. And plant capacity is 100 to 1000 tons per day. Okay. So ये आपका बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया है, और आपको रिएक्शन अभी पता चल गया। रिएक्शन आप लोग बेसिकली आपका रिएक्शन एक ही हो रहा है, आप लोग का NaCl आप लोग ले रहे हैं, दैट इज ब्राइन, और आप लोग को H2 मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, और NaOH मिल रहा है। ये आपका रिएक्शन है। और सेल में आपको एनोड और कैथोड आप लोग देख सकते हैं। ओके, सेल में अगर आप देखेंगे तो एनोड पे आपको क्लोरीन मिल रहा है, दोनों सेलों में एनोड पे क्लोरीन मिल रहा है और कैथोड पे आपको NaOH मिल रहा है। लेकिन नीचे मरकरी सेल में आपको कैथोड पे नहीं मिल रहा है, आपको डिन्यूडिंग टॉवर पे मिल रहा है NaOH। ओके, तो आपको एक डिन्यूडिंग टॉवर पुट करना पड़ेगा, तब आपको NaOH मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली फ्लोशीट आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहले देख सकते हैं आप लोग, मैं फ्लोशीट फिर एक बार बेसिकली ब्रीफ में बता देता हूँ। ब्राइन आप लोग ले रहे हैं, दैट इज NaCl सॉल्यूशन, उसको आप लोग ब्राइन प्यूरिफायर में भेज रहे हैं। ब्राइन प्यूरिफायर होता है, उसमें Na2CO3 होता है, वो आप लोग का स्लश बना देता है, तो उसकी जो इम्प्यूरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर आप फिल्टर में भेज रहे हैं, फिर स्टीम का आप हीट कर रहे हैं, और फिर आप डायफ्राम सेल में भेज रहे हैं। डायफ्राम सेल में से आपको ऊपर से Cl2 मिल रहा है और H2 मिल रहा है। Cl2 आप नीचे भेजे दे रहे हैं, और NaOH मिल रहा है आपको। NaOH जो है वो आपका 10% है यहाँ पर, उसको आप लोग मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में भेज रहे हैं, तो आपका 50% हुआ जा रहा है। देन आप लोग सेंट्रीफ्यूज में भेज रहे हैं, और सॉल्ट सैचुरेटर में भेज रहे हैं, और कांस्टेंट हेड फीड टैंक में भेज रहे हैं आपका जो सॉल्ट बचा हुआ है, और फिर आप उसको मरकरी सेल में भेज रहे हैं। तो मरकरी सेल से फिर आपको NaOH मिल रहा है, डिन्यूडिंग टॉवर से आपको NaOH मिल रहा है आपको, और Cl2 आप वापस ऊपर भेज रहे हैं वहीं पे, और आपको यहाँ पर 70% कॉस्टिक मिल रहा है, और हाइड्रोजन आपको साइड बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। और ड्रायर में आप Cl2 भेज रहे हैं, फ्लोशीट में आप देख सकते हैं ड्रायर में आप Cl2 भेज रहे हैं और H2SO4 से ड्राई कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेंट आप -30°C पे रेफ्रिजरेंट कर रहे हैं, और आपको फिर आपको लिक्विड Cl2 टू स्टोरेज मिल रहा है। ये आपकी बेसिकली ब्रीफ फ्लोशीट है। आप लोग फ्लोशीट को देख के एक बार फिर से आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये आपकी बेसिक फ्लोशीट है, और नेक्स्ट मैं आपको एक बार प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रीड कर देता हूं बुक से।
a combination of diaphragm and mercury cell process will be described. तो आपके दोनों diaphragm और mercury cell यहाँ पर यूज होते हैं. Brine solution flows through pipelines to a storage reservoir and then through a brine treatment system. Caustic soda, soda ash और barium carbonate remove calcium, magnesium and iron salts which would clog up the diaphragm. तो इम्प्यूरिटीज आप रिमूव कर देते हैं Na2CO3 और इस सबसे, ताकि आपकी सेल में प्रॉब्लम ना हो, आपकी डायफ्राम आपका जो है क्लॉग हो जाएगा. फिर दिस प्यूरिफाइड सैचुरेटेड ब्राइन 25 to 28% NaCl इज हीटेड. फिर हीट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ए डायफ्राम सेल. फिर उसको डायफ्राम सेल में भेज रहे हैं. The cell operating at 45 to 50% decomposition efficiency discharges a 10 to 12% solution of caustic soda with about an equal concentration of NaCl. तो बस इसमें से खाली 10% आपका caustic soda मिलता है आपको और equal concentration NaCl का मिलता है. फिर आप इसको मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में भेजते हैं. आप फ्लोशीट देखे रहिए आप लोग. Multiple effective operation concentrates the cell liquid to 50% NaOH solution. The precipitated salt is separated, centrifuged. और जो salt होता है, आपको caustic तो उधर से मिल गया 50%, लेकिन जो salt होता है उसको आप लोग centrifuge करते हैं और wash करते हैं and slurried with treated brine in a treated brine. On salt separator, overflow is 50% caustic product containing 2% NaCl and 0.5% NaClO on a dry basis. Okay. और तो इस तरह से आपका दोनों आप लोग देख सकते हैं. फिर आपका नीचे डिल्यूटिंग टॉवर से आपको 70% caustic आपको मिल जाएगा और क्लोरीन आपका ऊपर आपका रिसाइकिल होके आप लोग को क्लोरीन आपको लिक्विड Cl2 स्टोरेज मिल जाएगा. तो इस तरह से आपका ये फ्लो शीट है आपका. और तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस फॉर क्लोरीन caustic सोडा प्रोडक्शन. देन मरकरी प्रोसेस और डायफ्राम प्रोसेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गिवन है. मरकरी प्रोसेस में क्या एडवांटेज होता है? प्योर 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड प्योर क्लोरीन गैस. तो ये आपका मरकरी का एडवांटेज है. डिसएडवांटेज, हायर वोल्टेज देन विद डायफ्राम प्रोसेस एंड हेंस 10 to 15% हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन. तो मरकरी सेल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होती है. मोर स्ट्रिंजेंट ब्राइन प्यूरिफिकेशन रिक्वायरमेंट. तो इसमें आपका ब्राइन प्यूरिफिकेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको मरकरी सेल में. और stringent mercury contamination avoidance measures required. तो यहाँ पर मरकरी आपका कंटेमिनेट ना हो पाए, इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स देखने पड़ते हैं आपको. देन डायफ्राम प्रोसेस का क्या एडवांटेज होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ लेस प्योर ब्राइन. तो उसमें उतना ब्राइन प्योर ना हो तब भी चल जाता है आपका डायफ्राम सेल में. एंड लोअर वोल्टेज देन इन मरकरी प्रोसेस. तो यहाँ पर वोल्टेज आपका थोड़ा कम रहता है. डिसएडवांटेजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड इज बोथ डाइल्यूट एंड क्लोराइड कंटेमिनेटेड, इवोपरेशन रिक्वायर्ड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देखते हैं आप यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही आपका डाइल्यूट होता है, खाली 10% होता है. वो भी आप लोग मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में भेजते हैं तब आपका 50% हो पाता है. क्लोरीन गैस कंटेन्स ऑक्सीजन. ओके, ये जो क्लोरीन गैस है इसमें ऑक्सीजन होती है. और रिगरस मेजर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड एस्बेस्टोस एमिशन. ओके, और तो ये आपका दोनों प्रोसेसेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज है. और आपको इसमें डायग्राम बनाने को आ सकता है. आपको सब चीजों का डायग्राम गिवन है और आप देख सकते हैं मरकरी प्रोसेस का आपको डायग्राम गिवन है और डायफ्राम सेल का आपको प्रोसेस गिवन है. तो डायफ्राम सेल में आप देख सकते हैं आपको एक एस्बेस्टोस का डायफ्राम है और एनोड और कैथोड है आपका. और मरकरी सेल में आपका
सोडियम एमलगाम है, और आपका एक मेम्ब्रेन प्रोसेस भी होता है इसमें। तो मेम्ब्रेन प्रोसेस आप लोग का यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन आपका एक थर्ड प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन प्रोसेस। तो देन यहाँ पर एक चार्ट गिवन है, लोकेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। अहमदाबाद में दिया है, आंध्रा में दिया है, तो पूरे चार्ट गिवन है इसमें। तो ये है आपका लोकेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। और इकोनॉमिक्स में गिवन है आपका प्लांट लोकेशन, कॉस्टिक क्लोरीन हाइड्रोजन बैलेंस, लाइम सोडा प्रोसेस, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पावर कॉस्ट। तो ये आपका इकोनॉमिक में गिवन है। नेक्स्ट मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हो जाएगा चॉइस ऑफ सेल डिजाइन एंड करोजन। ये आपका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, चॉइस ऑफ सेल डिजाइन। तो चॉइस ऑफ सेल डिजाइन मतलब मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस एक बहुत ही मॉडर्न है, और लेकिन आपके ये जो है मरकरी और डायफ्राम सेल पहले से काफी यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट करोजन, हैंडलिंग वेट क्लोरीन जो होता है वो बहुत ही अलग टाइप का इक्विपमेंट इसमें चाहिए होता है। क्लोरीन से आपको करोजन होगा, और इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग। और प्राइम सॉल्यूशन जो होता है वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर पे बहुत करोसिव होता है। और बाकी जो होता है प्लांट जो होता है वो कास्ट आयरन, स्टील और वुड का बना होता है। मरकरी सेल जो होते हैं वो भी आपके रबर लाइंड स्टील के बने होते हैं। ये आपका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आता है, चॉइस ऑफ सेल डिजाइन एंड करोजन। तो ये आपका दिस इज योर क्लोरीन कॉस्टिक सोडा। और चार्ट इसमें आप देख सकते हैं, दो तीन चार्ट गिवन है। प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड फ्लोरीन यूज पैटर्न फॉर इंडिया, quantities of fluorine consumed in US, fluorine projected demand pattern in US। और आपका लास्ट में आपका जो लोकेशन दी हुई है, लोकेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। बेसिकली ये काफी जगह दिया हुआ है, आंध्रा, बिहार और पौंडीचेरी, दुर्गापुर, हुगली, हल्दिया, उड़ीसा, थाने, और नेपा, MP, पंजाब। तो काफी जगह ये प्रोड्यूस होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात में आपका एक फेमस है टाटा केमिकल्स, और उधर आपका गुजरात जामनगर में है आपका टाटा केमिकल्स, और वहां पर आपका डायफ्राम सेल से बनता है। तो सब दिया हुआ है, डायफ्राम सेल, मरकरी सेल, कौन कौन सा सेल यूज होता है। तो मेन आपका ये टाटा केमिकल्स आप याद रख सकते हैं। तो काफी जगह पर आपका ये यूसेज होता है।